नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। चकाचक एक्सप्रेस की खास प्रस्तुति है कस्तूरी, और कस्तूरी की खास मेहमान हैं देश की जानी मानी कथाकार ममता कालिया जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चकाचक एक्सप्रेस पर। नमस्कार, मुझे बहुत खुशी है आपसे बात करने में विशाल। बहुत सारी बातें करेंगे ममता जी से। एक बड़ा रचना संसार आपने अपनी कलम से बुना है, लेकिन उसके पहले आपसे जानना चाहूँगा कि बचपन कैसा रहा और किस तरह से बीता। देखिए, मैं जब पैदा हुई उस समय बच्चों की पैदाइश को कोई बहुत सेलिब्रेट नहीं किया जाता था, बहुत कोई उत्सव नहीं मनता था। फिर मैं घर की दूसरी बेटी थी, मेरे से पहले एक बहन पैदा हो चुकी थी, तो पैदा होने में तो कोई उत्सव नहीं हुआ, ना कोई नामकरण संस्कार हुआ, ना कोई वैक्सीनेशन हुआ, मेरा कुछ भी नहीं हुआ, बस हम पैदा हो गए। और क्योंकि हमारे माँ को सिजेरियन ऑपरेशन से हम पैदा हुए थे, और हमारी माँ को 10 दिन रहना पड़ा। उस ज़माने में बड़ी मेजर सर्जरी होती थी सिजेरियन बेबी, तो 10 दिन माँ अस्पताल में रही। उसके बाद हमारी दादी ने किसी पड़ोसन को भेज दिया कि वो जाओ जाके उसे लिवा लाओ, तो वो खुद नहीं आई। वो दांगे में बैठ के मेरी माँ गई, क्योंकि उस ज़माने में कोई रेलवे नहीं जाती थी वृंदावन जी। तो दांगे का रास्ता था मथुरा और वृंदावन के बीच का, तो वो माँ को वो लेके आई वापस। तो उस दिन की केवल एक ही इम्पोर्टेंट घटना जो माँ बताती थी हमें, वो ये थी कि जिस दिन वो हमें लेके वापस विदा होके जा रहे थे तांगे में, तो जो रामो मौसी लेके गई थी हम लोगों को, पड़ोसन थी जी, वो रामो मौसी जो है उनकी वो एक जगह आती है मथुरा वृंदावन के बीच में, जिसे कहते हैं लुटेरे हनुमान जी का मंदिर। अच्छा। हाँ, वहाँ क्या है कि हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था, और वो मंदिर की जो दीवार थी उसके पीछे हमेशा लूट मार करने वाले बैठे रहते थे। अच्छा। इसलिए उसका नाम ही लुटेरे हनुमान जी पड़ गया। तो जब हम थोड़े से बड़े हुए, हम सोचते थे ये हनुमान जी लुटेरे क्यों कहे जाते, तो लुटेरे इसलिए कहे जाते कि उसके पीछे लुटेरे रहते थे। और वो जो तांगा रुकता था ना, उसके लोग सवारियों को वो लूट लेते थे। ज़्यादा पैसे नहीं होते तो एक घंटी में जितने भी पैसे होते थे वो खोल के ले लेते थे। तो उस समय ये हुआ कि मौसी की तगड़ी उतार ली उन लोगों ने। वो चांदी की तगड़ी पहनी हुई थी, वो कहती है, तो वो उतार ली। और जब घर पहुंची और उन्होंने कहा मैं तो लुट गई तुम्हारी पोती लाने में वहाँ से जी। तो हमारी दादी ने कहा कि तुम पहन के कब गई थी, हमने तो ना देखी। तो ये एक घटना हुई केवल, कोई उत्सव नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, केवल इतना हुआ कि एक मौसी जो लेने गई थी उनकी तगड़ी खो गई। मेरी जन्म की हाईलाइट ये है। और बाकी लोग बताते हैं आजकल की, वही कंछेदन हुआ, नक्षेदन हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, हमारे कोई संस्कार ही नहीं हुआ, ना जन्मपत्री बनी कभी भी, तो बस हम तो पैदा हो गए जी। दैट्स ऑल। तो कोई उसमें उससे जुड़ा कुछ उत्सव नहीं है कोई भी हमारे। लेकिन पढ़ाई लिखाई का कैसा माहौल रहा और लेखन की तरफ कैसे प्रेरित हुई? फिर पापा को नौकरी मिल गई थी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। अच्छा। दिल्ली में, क्योंकि वो थ्रू आउट मेरिट लिस्टर थे वो और भारत जी दोनों। तो मेरे पिता को यहाँ पर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मेरा ख्याल उस समय दरियागंज में होता था वो जी। तो पापा यहाँ रहने लगे, लाल दरवाजे पर उन्होंने मकान ले लिया। तो हम बड़े तो दिल्ली में हुए। अब दिल्ली में ही पहले स्कूल में हम पढ़ने के लिए गए, हैप्पी स्कूल। अच्छा। तो हम दिल्ली में थे। उसके बाद ये कि पता नहीं क्या हुआ कि पापा ने वो नौकरी छोड़ के और उन्होंने प्रिंसिपलशिप ले ली शंभू दयाल इंटर कॉलेज गाज़ियाबाद की जी। तो आप समझिए कि जब मैं 6 साल की थी तब हम गाज़ियाबाद शिफ्ट हो गए। तो दिल्ली के स्कूल की मुझे याद तो है कि वी हैप्पी स्कूल में मैं गई थी और मैंने संतरे के छिलके ज़मीन पे डाल दिए, तो तभी उसी दिन मुझे प्रिंसिपल से डांट पड़ी कि छिलके उतार के जाके डस्टबिन में डाल के आओ। तो इतना मुझे याद है हैप्पी स्कूल के बारे में, छोटी छोटी बातें याद है मुझे। थोड़े दिन में वहाँ चावड़ी बाज़ार में एक मारवाड़ी पाठशाला है, उसमें भी गई। मेरे स्कूल का शुरू में बहुत ख़राब रहा, मुझे डाल दिया था जब मैं 3 साल की, तभी स्कूल डाल दिया था मुझे। लेकिन फिर जब मैं 6 साल की और गाज़ियाबाद आई हूँ तो मेरी विधिवत पढ़ाई शुरू हुई। तब मैं कन्या वैदिक विद्यालय एक स्कूल था यहाँ पर जी। और उसमें फिर मैं यहाँ 3 साल पढ़ी हूँ।
और सन 50 में मेरे पिता फिर दिल्ली शिफ्ट हो गए क्योंकि आकाशवाणी में आ गए जी। वो कोशिश में थे कि कोई सरकारी नौकरी करे, क्योंकि प्राइवेट नौकरियों का बहुत बुरा हाल था, पूरी तनख्वाह नहीं मिलती थी कहीं पर भी, और असुरक्षा हमेशा रहती थी। और वो योग्य थे तो उन्होंने जाकर इंटरव्यू दिया और वो आ गए यूपीएससी की परीक्षा में, तो फिर हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए, ये हुआ है। तो फिर लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिलती है और कहाँ से शुरुआत होती है लेखन की? क्योंकि पापा आकाशवाणी में आ गए, तब तक तो कोई चेतना नहीं थी जी। तब तक तो केवल एक स्मृति है मुझे ये कि गाज़ियाबाद में कोई म्यूनिसिपैलिटी का कोई प्रोग्राम था, तो उन्होंने ये कहा कि चाय अच्छी होती है या दूध, इस पर प्रतियोगिता करेंगे 10 साल से नीचे के बच्चों की जी। तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि तुम बोलो जाकर, तो मैंने कहा मैं क्या बोलूँगी, तो पापा बोले तुम कहना चाय अच्छी होती है, जो दूध अच्छा कहेंगे, उनके घर में तो गाय होती है, गोबर होता है, मक्खियाँ होती हैं, तो तुम कहना चाय अच्छी होती है। इतनी बात मेरी समझ में आ गई, और मैं क्या मुश्किल से 5.5 साल की थी, 5 साल की, 6 साल की थी मैं। तो मैं जब गई तो माइक ऊपर था और मैं छोटी थी तो मैं नीचे थी, तो मुझे मेज़ पे खड़ा कर दिया गया। फिर मैं माइक तक पहुंची और फिर मैंने एडवांट खूब बोला, मैंने कहा जिनके जो दूध पसंद करते हैं वो तो सब गाय के गोबर में और गौमूत्र में सने रहते हैं, और जो चाय पसंद करते हैं वो साहब लोग होते हैं, वो टेबल पर बैठ के पीते हैं जी। तो ये सारी बातें मैंने तभी ये बड़म किस्म की बातें सीख ली थी, जैसे उठपटांग बातें जैसे कहते हैं, और मैं डरती वरती नहीं थी, स्टेज फ्राइट नाम की कोई चीज़ नहीं थी मेरे अंदर जी। और फिर तो दिल्ली पहुंच गए, तो दिल्ली में फिर एक बार सारा जीवन बदला, फिर स्कूल भी बदला। जब पापा दिल्ली में आकाशवाणी में आ गए, आकाशवाणी में उस समय बहुत अच्छे कलाकार आते थे जी। क्योंकि उस समय देखिए ना तो टेलीविज़न था और ना फिल्मों का कोई इतना ज़्यादा रोल था, बल्कि फिल्म से निराश होकर लोग रेडियो ज्वाइन करते थे, आते थे, जो वहाँ असफल हो गए वो आते थे जी। तो दिल्ली में पापा की दोस्ती जैनेंद्र कुमार से थी, अज्ञे जी से थी, और नरेंद्र शर्मा से थी जी। और एक इंद्र विद्या वाचस्पति लेखक थे। ये सारे तो दिल्ली के बहुत अच्छे लेखक माने जाते थे। उन सब के साथ पापा की मित्रता थी, क्योंकि पापा बहुत विद्वान थे, पढ़ते बहुत थे जी। तो कोई ऐसा नहीं था जो वो कह दे कि जैनेंद्र की ये कहानी उन्होंने नहीं पढ़ी, ऐसा नहीं था कुछ भी। तो ये हुआ कि हमारे घर में भी साहित्यकार आते थे। अच्छा, विष्णु प्रभाकर हमारे कुचापाती राम के मकान से थोड़ी दूर पे कुंडेवालान में रहते थे जी। तो वो आते थे तो रोज़ पहले पापा को आवाज़ लगाते थे, विद्याभूषण, उनको साथ लेके तब आगे जाते थे। तो हमारे बचपन की स्मृतियों में जो है वो लेखक ही लेखक है मेरी जी। और मुझे बहुत मज़ा भी आता था, क्योंकि वो जैसे गोष्ठी हुई घर में, पापा गोष्ठी के बहुत शौकीन थे, गोष्ठी हुई जैनेंद्र कुमार की। अब जैनेंद्र कुमार कहानी पढ़ रहे, कहानी तो समझ नहीं आ रही है, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है, और वो माहौल इतना अच्छा लगता था। जैनेंद्र जी इतनी शांत, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, खादी का कुर्ता पजामा, उनकी पत्नी सफ़ेद धोती पहने, सफ़ेद ब्लाउज पहने, और वो उनके साथ गुड़िया की तरह से भगवती जी आती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर दिल्ली के बाद पापा का ट्रांसफ़र नागपुर हो गया। नागपुर में हमारे यहाँ मुक्तिबोध जी आते थे जी। कोई ना कोई लेखक पापा के साथ जुड़ा रहता था, और आकाशवाणी में उस समय मेहनत बहुत करते थे अधिकारी। उस समय देखिए रिकॉर्डिंग तो होती नहीं थी कोई चीज़ की, लाइव होता था जो होता था, तो गलती करने की अनुमति नहीं होती थी ज़रा भी। और पापा इतनी बार वार्ताकार को समझाते थे, ऐसी बात बोलो, सरल भाषा लिखो। वहीं से मैंने अपनी भाषा सीखी। एक्चुअली रेडियो का बहुत बड़ा योगदान है मेरी भाषा में और मेरे शब्दों के चुनाव में, मेरे लेखन में, क्योंकि रेडियो में हमने भी बहुत जल्दी भाग लेना शुरू कर दिया बच्चों के प्रोग्राम में। उसके बाद बड़े हुए, थोड़े और बड़े प्रोग्रामों में लेना शुरू किया, बल्कि रेडियो के लिए लिखा बहुत है मैंने। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें जो मिलके ना आपके अंदर एक माहौल तो पैदा कर देती है। और हमारे घर में पापा का ये था कि वो उसी की कदर करेंगे जो पढ़ेगा लिखेगा, बाकी कलाओं के प्रति सीमित रुचि थी उनकी। जबकि मेरी बहन ने 5 साल कथक सीखा रोहिणी भाटे से। अच्छा। पर मेरे अंदर कोई प्रतिभा नहीं थी और ललक भी नहीं थी, बल्कि मुझे तो जब पहुँचे हैं नागपुर, तो नागपुर में एक से दिग्गज गाने वाले गवैये, तो उन्होंने कहा अग्रवाल साहब आपकी लड़कियों को हम सिखाएंगे क्लासिकल म्यूज़िक। तो हम दोनों बहनों को भेजा गया। तो गुरुजी ने जब पहली बारी कहा बोलो तो मुझे एकदम से खांसी और हंसी दोनों आ गई। वो कहने लगी ये नहीं सीख सकती,
जी। तो इस तरह से ये हुआ कि मुझे मुक्ति मिली बहुत सी बातों से। मेरा कुछ मेरे कुछ रुझान भी नहीं था उसकी ओर, लेकिन पढ़ने लिखने का माहौल जो है पढ़ने वो लिखने घर का से था। और पिता से और मिला। मैं ये देखती थी कि जितनी भी लोग हैं, रेडियो के जो कलाकार हैं, जी। रेडियो के जो वार्ताकार हैं, पापा की नज़रों में उनका स्थान बहुत ऊंचा था और बहुत समय तक पापा मेरे हीरो थे। तो मुझे ये लगता था जो काम पापा को पसंद है वो करेंगे। क्या बात है। और हमारी मम्मी की पर्सनालिटी में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी वो कहीं ये बनो ही बनो। बाकी पापा ने हमें किचन से दूर रखा था और मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। मम्मी का एक छत्र साम्राज्य था किचन, तो उनको कभी किसी ने कुछ कहा नहीं। लेकिन मेरी मम्मी बड़ी प्यारी सी थी, बड़ी गुड़िया जैसी सुंदर, और वो ये सब पढ़ती थी घरेलू लाइब्रेरी योजना में। उस समय राजपाल एंड सन्स की घरेलू लाइब्रेरी योजना में शिवानी की किताबें आती थी और बहुत सी किताबें, जासूसी किताबें आती थी सब। मम्मी मैगजीन्स पढ़ती थी, घर में मैगजीन्स बहुत आती थी। धर्मयुग आता था, साप्ताहिक हिंदुस्तान आता था, और ये वीणा, लहर। तो वो सब कुछ पढ़ते पढ़ते लिखना सीख गई। हाँ, ये हमेशा होता है। और देखिए किसी भी लेखक के लिए शायद मुझे लगता है, चाहे अच्छा ही हो या बुरा हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पढ़े। जी। और यहाँ हम उस पर आते हैं कि आज भी यही मेरा जीवन साथी है, पढ़ना। सबसे बड़ी बात है। आपने गद्य खूब लिखा, लेकिन उसके पहले आपने कविताएं भी लिखी, फिर आपने गद्य की तरफ पूरी तरह से रुख कर लिया। क्या कारण रहा कि कविता छूट गई? देखिए, कारण इसके दो कारण इसके हैं, हम कहेंगे, है ना, कि पद्य से गद्य की ओर आएंगे। पहला कारण तो वही कहेंगे, पिटी पिटाई एक उक्ति, जो कि पापा और भारत भूषण अग्रवाल चाचा मेरे दोनों कहा करते थे कि कवि की कसौटी गद्य है जी। ये हमेशा कहा जाता है। तो एक तो ये बात मन में थी कि भाई गद्य लिखने से ज़्यादा आप महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन तब हम बहुत छोटे थे, इतना नहीं था। दूसरी बात ये थी कि जो कविता मैंने लिखना शुरू किया वो माहौल था, समझ लीजिए कि 7वें दशक का मध्य जी, सन 64-65 की बात है ये। बिल्कुल। और तब मेरी प्रारंभ नाम के संकलन में 21 कविताएं आई थी जी। ममता अग्रवाल के नाम से। जी। शादी मेरी हुई नहीं थी तब तक, तो वो कविताओं ने बहुत ध्यान खींचा था। मैंने भी लिखी थी उस दौर में कुछ बहुत ही उत्तेजक और हिंसक किस्म की कविताएं कि प्यार शब्द खिसते खिसते चपटा हो गया है, अब हमारी समझ में सहवास आता है। जबकि सहवास का मतलब भी नहीं जानते थे, लेकिन अपनी तरफ से हम भी कोशिश कर रहे थे कि हम चौखटे तोड़ें जी, ये कोशिश कर रहे थे। और हर आदमी ये होता है, जो भी लिखता है ना, शुरू में बहुत आक्रामक होता है, बिल्कुल, वो बाद में धीरे धीरे समन्वय की ओर आता है। तो उस समय जब मैं लिख रही थी, उस समय अमेरिकन बीटनिक पोइट्री का बहुत जोर था जी। और उस समय एलन गिन्सबर्ग और पीटर ऑरलोस्की जी बहुत बड़े हीरो माने जाते थे एब्सर्ड कविता के। अच्छा। और उसमें जितने भी साथी लेखक थे, कवि जी, चाहे जगदीश चतुर्वेदी हो, चाहे सौमित्र मोहन हो, चाहे गंगा प्रसाद विमल हो, मुन्ना गुलाटी, मणिका मोहिनी, मैं, हम सब एक दौर में हम सबके सब लिखते थे। तो ये कोशिश करते थे कि हमारी कविता से लोग चौंके, हम उन्हें चौंकाना चाहते थे और जिसे कहना चाहिए कि हम जड़ता को हिलाना चाहते थे, ये भी आप कह सकते हैं जी। कि जो कविता धीरे धीरे रूढ़ हो गई थी और तत्सम शब्दों में फंस गई थी, हम उसको तद्भव बनाना चाहते थे। अभी कोई कविता अगर जहन में आ रही हो और हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? आप ये बताइए, पे आपको कविता पहले वाली सुननी है कि अब बाद वाली सुननी है? खाटी घरेलू औरत से अगर कुछ कविताएं सुनाना चाहें, और फिर बाद वाली कविताएं अगर कुछ भी जहन में हो तो ज़रूर। हाँ, इसमें दरअसल मैंने सभी डाले और मैंने कविताएं लिखना इसलिए कम किया, बंद तो कभी नहीं किया, कम इसलिए किया क्योंकि कविता बहुत देहवादी होती जा रही थी जी। और कविता के अंदर ये माना जा रहा था कि आप जितने भदेस होंगे उतने आप विख्यात होंगे। ये मुझे स्वीकार नहीं था जी। और मुझे लगा कि वो स्त्री के केवल देह से ही ताल्लुक़ रखती कविता, पुरुष के देह से नहीं ताल्लुक़ रखती। राजकमल चौधरी को पढ़िए आप, किसी को पढ़िए उस समय के, तो रमेश बख्शी जिस तरह एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे,
तो सभी के सब जो थे वो क्या करते थे कि स्त्री की देह को ही डिस्क्राइब करना शुरू कर देते थे और उसके अंदर विकृतियाँ ढूंढते थे। ये मुझे एक स्त्री के लेवल पर स्वीकार नहीं था। तो मुझे ये लगा कि ये कविता की दुनिया विकृत होती जा रही है जी। इसलिए मैं धीरे धीरे कविता से दूर आना चाहती थी। और उसमें जब रविंद्र कलिया मुझे मिले 1965 में तो एक मौका मिल गया, क्योंकि उन्होंने एक चुनौती फेंक दी कि कविता लिखने में क्या है, जैसी कविता तुम लिखती हो मैं 10 मिनट में 20 लिख दूँ। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा ठीक है, हमने चुनौती स्वीकार कर ली। हमने कहा हम भी ठीक है कहानियाँ लिख के दिखाते हैं। तब हमने कहानियाँ, और उसके पहले भी कहानियाँ मैं लिखती थी जब मुझे कोई संपादक मांगता था जी। लहर और ज्ञानोदय और एक निकलती थी सुप्रभात, ये पत्रिकाएं जो थी, ये मुझे क्या अचानक चिट्ठी भेजते थे, प्रिय ममता इस बार कहानी भेजो। हम कहानी लिखने लगते थे क्योंकि इतना पढ़ लिया था कि ये नहीं लगता था कि ये विधा हमारे लिए दुष्कर है या हम इस तक नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि जिसने तोल्स्टॉय पढ़ लिया, चेखव पढ़ लिया, जिसने आप समझिए कि गोगोल पढ़ लिया जी। अपने स्कूल जीवन में ही, तो उसको ये तो पता चल ही जाता है कम से कम कि लिखने में क्या ठीक होगा क्या नहीं ठीक होगा। हाँ, ये ठीक है कि हम वैसी कहानियाँ नहीं लिख पाए, मास्टरपीसेस नहीं लिख पाए, लेकिन हमारे जहन में ये संभावना थी। बिल्कुल, और वो लेखक भी आपके जहन में रहे, वो रचना और रचनाकार भी। ये एक कविता है, लोग कहते हैं मैं अपना गुस्सा कम करूं, समझदार औरतों की तरह रहूं और सहूं, चुप रहूं और सहूं। गुस्सा कैसे कम किया जाता है? क्या ये चाट के ऊपर पड़ने वाला मसाला है या रेडियो का बटन जिसे कभी भी कर दो ज़्यादा या कम? ये तो मेरे अंदर की आग है, मेरा दिमाग एक खौलता कड़ाहा है। मैं एक दहका हुआ कोयला जिस पर जिन्होंने ईंधन डाला है और तेल और फिर हवा भी की है, उन्होंने ही उंगली ठोड़ी पर टिका चकित होने का चोचला भी किया है। वे अच्छी तरह जानते हैं कब, क्यों और कैसे औरत एक अग्निकांड बन जाती है, लेकिन खेल कूद के नाम पर अब इन्हें यही क्रीड़ा भाती है। एक और कविता सुनाए आपको। सोमवार को सुहाग के लिए निरन्न रहती है खांटी घरेलू औरत। मंगल को आस पड़ोस सभी रहते हैं व्रत पर, वो भी देखा देखी करने लगी है ये व्रत। बुध को वो खाती है, बीफे बीमार पड़ जाती है। शुक्र को खाने का सवाल ही नहीं उठता, संतोषी माता का दिया सब कुछ है। शनिवार वो रच रच बनाती है, घर के मुखिया को चाट पकौड़ी बेहद भागती है। कितनी जल्द आ जाता है इतवार, सारा हफ्ता खटने के बाद इतवार कुछ ज़रा देर तक सोती है खाटी घरेलू औरत। सोनू आकर उसके पैर दबाता है, मुनिया पूछती है माँ सिर दर्द है, लाओ मैं बाम मल दूँ। घर का मुखिया कहता है तुम कितना ध्यान रखती हो हम सबका। वो एक बार फिर सतर बैठकर कहती है कहाँ थकी हूँ, बताओ क्या करना है। खास बात ये है सुख और प्रेम के ये प्रमाण पत्र कभी भी वापस लिए जा सकते हैं। वो जानती है फिर भी मगन है खाटी घरेलू औरत। क्या बात है, कितनी मार्मिक और कितना सच। गद्य की तरह कविताओं में भी दिखता है। कोई अन्य कविता? शादी के 8 साल बाद मैं पहली बार घर आई। माँ और बाबू ने पूछा सुखी है तू, सच बताना। ये एक व्यर्थ सा सवाल था और मुझे इस पर हंस देना चाहिए था, पर मैं रो पड़ी। सिसकियों के बीच मैंने सिर हिलाया जो न ना थी न हाँ। मैं उनसे कहना चाहती थी कि सोमवार को मैं खुश थी, मंगलवार को दुखी, कि बुधवार को 8 बजे मैं सुखी थी, 8:15 बजे परम दुखी। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि 12 आदमियों के परिवार में सुखी होना भी एक संघर्ष होता है। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि एक दिन घर में तरबूज आया था, सबने जी भर खाया फल। एक दिन
रोती रही मैं रात भर, जबरन अपने आप को आत्महत्या की कोशिश से बचाते हुए। माँ और बाबू मुझे अपलक देख रहे थे। उनकी धुंधुआती आँखें, शिथिल पुतलियाँ भय और उम्मीद से फड़फड़ा रही थीं। बीच बीच में वो उठ रही थीं मेरे दोनों बेटों की तरफ, जो उछल रहे थे घर भर में बेकल बकरों की तरह। मैंने सब कुछ निगल लिया और एक खुशी औरत और एक सुखी औरत की तरह हंस दी। बहुत सुंदर और बेहद ही मार्मिक। इतनी ज़रूरी कविताओं के बाद आपका रुख हो जाता है गद्य की तरफ और आप लिखती हैं दुखम सुखम जैसी कथा, बेघर। और अब हम पढ़ रहे हैं रवि कथा। एक लंबा दौर रहा लेखन का। अपने ही लेखन को किस तरह देखती हैं एक बार पीछे मुड़कर? देखिए, होता ये कि हम जो जीवन जीते हैं उसमें बहुत दौर आते हैं। हर एक का जीवन देखा जाए तो एक औपन्यासिक रचना है। जो उतार चढ़ाव आपके जीवन में आए वो मैं नहीं जानती, और मेरे अंदर जिज्ञासा है जानने की कि वो क्या रहे हैं जी। इसी तरह से जो मैंने अपने आसपास बदलाव देखे हैं और बहुत से बदलाव देखे हैं। मेरे अंदर थोड़ी सी स्मृतियाँ भारत विभाजन की भी हैं जी, क्योंकि हम गाज़ियाबाद में जब रहते थे 47 में, तब हमने देखा कि अचानक किसी दिन हड़ताल हो जाती थी, सब्जी वब्जी सब मिलनी बंद हो जाती, दुकानें फटाफट बंद हो जाती थी। ये मेरी अर्लीस्ट मेमोरीज़ है सन 47 के दंगों की। इसी तरह से आप देखिए कि उसके बाद में कितने संकट आए कि सन 71 में बांग्लादेश को आज़ाद करने वाला जो समय था, उस समय भी इतनी मुश्किल थी कि आप घर में लाइट नहीं जला सकते थे। ये माना जाता था कि लाइट दे के दुश्मन बम डाल देगा यहाँ पर। तो पाकिस्तान और भारत की जो लड़ाई हुई बांग्लादेश को मुक्त करने के लिए, उसकी भी मुझे स्मृतियाँ, क्योंकि हम इलाहाबाद में थे और हम एक अल्पसंख्यक मोहल्ले में रहते थे जी। वो बेचारे इतने डरते थे, वो सोचते थे सबसे पहले बम यहीं गिराया जाएगा, तो वो हमको लाइट नहीं जलाने देते थे बिल्कुल भी। और मुझे याद है कि अंधेरे में टटोल टटोल के हम लोग काम किया करते थे, और सारी खिड़कियों में अखबार के कागज़ लगा दिए गए थे कई परतों में। तो आप ये देखिए कि समय भी तो कितना विषम होता जाता है, हम कितनी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि सन 84 में दंगे हुए, जिसमें हमारे सामने खड़े खड़े लोगों की दुकान जला दी गई। कोई अच्छा समय नहीं था वो बिल्कुल। और जीवन में जो होता है, एक्चुअली जगत में भी जो होता है, समाज में जो होता है, वो भी आप पर प्रभाव डालता है और वो आपके जीवन को भी परिवर्तित करता चला जाता है बिल्कुल। और हम केवल अपने निजी सुख दुख से नहीं बंधे रहते हैं, बहुत सारे और लोगों के दुख और सुख भी हमारे अंदर शामिल होते जाते हैं जी। और ख़ास तौर से आप ये देखिए कि जो समय भारत में लोगों ने देखा है और जो हम लोग की कहानियों में भी आ गया, 8वें दशक की जब कहानी और 7वें दशक की जब कहानी आई है, उसमें भी ये सारी बातें आई हैं कि आप जैसे नौजवान, जब उस ज़माने में जो नौजवान हुए, हम सब उस समय जवान थे जी। और हमारे भी सपने टूटे हैं। सपने ऐसे नहीं है कि प्लेट प्यालों की तरह एक बार टूट के बस फिर नहीं टूटेंगे, वो बार बार टूटते हैं जीवन में जी। तो आप ये देखिए उस समय हमारे भी सपने टूटे कि जैसी नौकरी हम चाहते थे वो हमें नहीं मिली, जैसे घरों में रहना चाहते थे वो नहीं मिले, जैसा जीवन हम चाहते थे वो नहीं मिला। तो हमारा जीवन और जगत सवालों से भरा रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि रचनाएं जो हैं वो आई हैं तो वो एक तकलीफ़ को शायद बयान करने के लिए आती हैं, और जब आप अपनी तकलीफ़ कह लेते हैं ना जी। आप थोड़े हल्के हो जाते हैं। साहित्य समाधान नहीं देता है, इतनी किताबें लिखी हुई है, मैंने कोई समाधान नहीं दिया है, और समाधान शायद देना हमारा काम भी नहीं है। समाज सुधारक हैं, NGO है, इतनी बड़ी सरकार है, इतने सारे लोग लगे हुए, विचारक हैं, इतने लोग लगे हुए, समाधान किसी के पास नहीं। और आज तो धीरे धीरे और विषम हो गया समय, ऐसा मुझे लगता है बिल्कुल। उसके बावजूद ये है कि लिखना बंद नहीं होता, क्योंकि मनुष्य का पढ़ना बंद नहीं होता, सोचना बंद नहीं होता। और उसी तरह आपकी रचनाएं भी समय के साथ साथ बदलती रहती हैं।
एक तरफ रचनाओं की बात कर रहे थे, इधर थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन पर आऊँगा और जानना चाहूँगा कि रविंद्र कालिया जी जो साहित्य जीवन में भी और निजी जीवन में भी आपके साथ रहे, कब उनसे पहली बार मिलना हुआ, उनके बारे में कुछ बताएं। देखिए, रविंद्र कालिया को मैंने एक दो कहानियाँ पढ़ी हुई थी तब तक, ये बात है 1965 की जी। बल्कि मेरे पिता ने रविंद्र की ज़्यादा कहानियाँ पढ़ रखी थी, मैंने कम पढ़ी थी। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी तब तक छप चुकी थी 63 में जी। 9 साल छोटी पत्नी जी। और वो बहुत प्रसिद्ध हो गई थी, रातों रात प्रसिद्ध हुई थी। वो उस कहानी के कारण एक धमाके की तरह हिंदी में आए वो जी। उसके बाद भी उनकी एक कहानी थी पत्नी और एक कहानी थी डरी हुई औरत। ये 3 कहानियाँ उनकी वन आफ्टर अनदर आई। तो मैंने मन ही मन उस लेखक को खारिज कर दिया। मैंने कहा लगता विवाहित है ये, क्योंकि इसने कहानी लिखी है 9 साल छोटी पत्नी जी। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी विवाहित आदमियों से दोस्ती करने की जी, क्योंकि हम अपनी तरह के उस समय के रेबल थे, विद्रोही थे जी। फिर उस समय ये हुआ कि अचानक मुझे एक टेलीग्राम मिला कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुझे तार दिया कि पंजाब विश्वविद्यालय में हम कहानी सवेरा नाम से एक गोष्ठी रख रहे हैं जी। तो आप आज की कहानी पर एक पर्चा पढ़ें जी। तो ये बात बहुत अच्छी लगी। पापा ने भी देखा टेलीग्राम तो बड़े खुश हुए, कहते तुम ज़रूर जाना। हजारी प्रसाद द्विवेदी बुला रहे, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में सब प्रोफेसर थे वो। और उस गोष्ठी में आप ये देखिए कि मंच के ऊपर नामवर सिंह थे, मोहन राकेश थे, कमलेश्वर थे, बड़े बड़े दिग्गज थे, है ना। अनीता औलख थी और गंगा प्रसाद विमल थे और परेश थे और मैं थी। मैंने पर्चा पढ़ा आज की कहानी पर और मेरे नामवर जी अध्यक्ष थे सभा के, और नामवर जी ने कहा आज का सबसे अच्छा पर्चा ममता अग्रवाल का था। बड़ी खुशी हुई, हमें लगा कि हम तो हीरो हो गए बिल्कुल जी। बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई हमें। उसके जब हम वापस आ रहे थे तो बस में देखा तो रविंद्र कालिया बैठे हुए हैं, रविंद्र कालिया भी थे वहाँ पर जी। तो बाद में पता चला कि रविंद्र कालिया ने ही मेरा नाम दिया था कि भाई इसको भी बुलाओ, ये अच्छा लिख रही है आजकल। अच्छा। तो बस में हम लोग साथ साथ आए और साथ में आए तो हम लगातार बहस करते आए किताबों के ऊपर और लेखकों के ऊपर, क्योंकि जो लेखक मुझे पसंद थे वो उन्हें नापसंद थे, जो उन्हें पसंद थे वो मुझे नापसंद थे जी। तो हम दोनों के बीच में बहस होती रही लगातार, लेकिन उस बहस के अंदर ही मुझे लगता कि दोस्ती के भी बीच छुपे हुए थे। और फिर हमने धीरे धीरे मिलना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं दौलतराम कॉलेज में लेक्चरर थी जी। और रवि भाषा नाम की एक पत्रिका है जी। हिंदी निदेशालय की जी। उसमें रवि सरकारी नौकरी में थे। अच्छा। तो हम दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो अभी पढ़ रहा हो और माता पिता से डरे कि नहीं मिल सकते हैं। तो मैं घर में बता के जाती थी कि मैं जा रही हूँ रविंद्र कालिया से मिलने। हम कनॉट प्लेस में मिला करते थे जी। मिलते मिलते हमारी दोस्ती इतनी सघन हो गई है, हफ्ते भर में रवि ने कहा कि हम शादी करना चाहते, लेकिन मेरी भीरुता थी कि वो चाहते थे हम जल्दी से जाकर 30 हज़ारी कोर्ट में और कोर्ट मैरिज कर लें जी। और मैं एक पारंपरिक लड़की की तरह सोचती थी कि कोर्ट में तो तलाक के लिए जाते हैं, शादी के लिए तो नहीं जाते। मैंने एक ज़माने में सुना था किसी से कि कोर्ट मैरिज में एक कागज़ होता है, उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, अगर वो कागज़ खो गया तो आप कहीं भी जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, फैलेसीज़ हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आपको कोई बताने वाला नहीं होता। ये बातें आप माता पिता से नहीं पूछ सकते, क्योंकि मेरे घर में हमारी शादी के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। हमारे पापा ये सोचते थे कि मुझे कोई बहुत ऊंची चीज़ बनाएंगे वो जी। लेखन के क्षेत्र में या चिंतन के क्षेत्र में या एकेडमिक्स में, क्योंकि नौकरी तो मैं बराबर कर रही थी जी। तो पापा ने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे शादी और प्रेम और इन सब चीज़ों की भी कोई ललक है मेरे अंदर। वो मुझे तराश रहे थे पापा, और वो जब रवि मिली तो वो सारी तराश ध्वस्त हो गई जी। और फिर मैं भी एक एवरेज लड़की की तरह सोचने लगी कि नहीं, रवि जैसा साथी मिले तो ना नहीं करनी चाहिए और देर नहीं करनी चाहिए शादी में। फिर मेरा दिमाग इस तरफ चल गया, फिर इस तरह से रवि से मुलाकात हुई। और फिर साहित्य में किस तरह से सहयोग उनका मिला? देखो, साहित्य में कोई किसी का सहयोग नहीं कर सकता है ना, और जो करते हैं वो अपने आप को भी और अपनी संगिनी को भी बहुत हास्यास्पद बना लेते हैं, मैंने ये देखा है जी। साहित्य एक बड़ी एकल यात्रा होती है, साहित्य में कोई किसी का सहयोग नहीं कर सकता।
मैं समझती हूँ कि मैंने भी कोई सहयोग नहीं किया रवि का लिखने में। हाँ, इतना ठीक है, उनके पास एक कमरा था, वो कमरा है, पेज बना के बैठ जाते थे और लिखते थे वो। तकिया मसनद अपने जांघों पे रख के, उस पर रख के कागज़ और लिखा करते थे, राइटिंग पैड रख के। और मुझे लिखना होता तो मैं रात में जब सारा काम ख़त्म हो जाता था तब मैं ब्रश करके मुंह धो के पान मसाला मुंह में डाल के और तब बैठती थी लिखने। अच्छा, ये शादी के बाद की बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास दिन में टाइम ही नहीं होता था। मैं तो फुल टाइम नौकरी करती थी। सुबह 10 बजे घर से निकलती थी, 4 बजे लौटती थी। उसके बाद घर के काम संभालती थी थोड़े बहुत, है ना। तो मेरे पास इतना वक्त नहीं था। हम दोनों के पास ही ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी कि हम कोई नखरा पालें। हमने बहुत ही वास्तविक और यथार्थवादी धरातल पर प्रेम भी किया और उसे निभाया भी, क्योंकि हमारे पास नखरा करने लायक हालात नहीं थे। एक ही कमरा है मान लीजिए, या 2 कमरे हैं हमारे, उसी में समझिए कि बच्चे भी घूम रहे हैं, उसी में नौकरानी भी घूम रही काम करती हुई, उसी में हम प्रेम कहानी लिख रहे हैं। जब मेरी प्रेम कहानी छपी थी 1980 में, तो मुझसे आके लड़के पूछा करते थे कि आपने कहाँ जाकर लिखी। वो सोचते थे मैं किसी हिल स्टेशन में जाकर लिखी होगी। मैंने कहा मैं लिखती थी तो बच्चे जोर जोर से टीन का डब्बा बजाते रहते थे। छोटे छोटे थे उस समय बच्चे नेचुरली, तो वो टीन के डब्बा बजाते रहते थे हर समय कि मम्मी को जितना डिस्टर्ब किया जाए उतना अच्छा है। एक्चुअली वो आपको परिस्थितियाँ ही सिखा देती हैं ये बातें। बिल्कुल, कि आप कैसे लिखेंगे, है ना। और अच्छा है, क्योंकि अगर नखरा पाला होता तो मैं इतना न लिख पाती। फिर तो मैं कहती भाई मुझे एयर कंडीशन कमरा चाहिए, मुझे एकांत चाहिए, फुर्सत चाहिए, मुझे कोई तंग ना करे, डिस्टर्ब ना करे। अब तो मैं अभी भी ये मेरी हालत है कि इधर कहानी लिख रही हूँ, इधर कोई लेख लिख रही हूँ, 2-3 चीज़ें एक साथ लिखती हूँ मैं। एक अकेली चीज़ नहीं लिखती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं कॉलेज में काम करती थी, तो जब कॉलेज में कहानी शुरू करती थी तो मेरे पास, या स्त्री विमर्श का कोई लेख लिखती थी, तो मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं होती थी कि मैं वो कागज़ समेट के घर ले जाऊँ। तो वहीं ड्रॉर में बंद कर देती थी उनको, और घर आके लिखे बिना दिमाग रह नहीं सकता, तो कोई कहानी शुरू करती थी। तो फिर उस कहानी को मैं जितने पन्ने लिखती थी वो साड़ियों के नीचे दबा के कॉलेज चली जाती थी सुबह। इस तरह से कई बार खो भी जाते थे पन्ने मेरे, इसी चक्कर में। ममता कालिया को स्त्री विमर्श की लेखिका कहते हैं। स्त्री विमर्श देह विमर्श की तरफ भी मुड़ रहा है, लगातार आरोप लगता है, उस पर क्या कहना चाहेंगी? वो एक बहुत दुखद पहलू है, और देखिए इसके भी एक, इसका शुरू होने का भी एक कारण है। हम इसको पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं इस बात को। बात ये है कि हमारा जो हमारा जो स्त्री विमर्श था वो महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान के विचारों से निर्मित हो रहा था, जो कि बिल्कुल सही दिशा थी। बिल्कुल। जब महादेवी जी ये कहती थी कि स्त्री को शिक्षित होना चाहिए, उसके अंदर आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसके पास वो छोटे से छोटा रोज़गार करे, उसमें हिचक नहीं होनी चाहिए उसको, और उसको अपना जीवन जो है स्वतंत्र रूप से निर्मित करना चाहिए। सुभद्रा कुमारी चौहान भी यही कहती थी, वो जल्दी मर गई। लेकिन हमने क्या किया कि पाश्चात्य शिक्षा हमें बहुत मिली, अंग्रेज़ी, हर हिंदुस्तानी की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होती है तो हम लोग अंग्रेज़ी में पढ़े जीवन भर। तो अंग्रेज़ी पढ़ के हम लोगों का ये हुआ कि हम लोगों के पास पश्चिम के विचार आ गए। हमें लगा कि जर्मन रेयर जो कह रही है, सिमन डी बोवुआ जो कह रही हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने अपने स्त्री विमर्श को पाश्चात्य देह मुक्ति से जोड़ा। वो थोड़ा तो ज़रूरी था, क्योंकि हम प्रेम को या विमर्श को पूरी तरह से विदेह नहीं बना सकते। हम वो नहीं बन सकते आदर्शवादी सीता, वो नहीं बन सकते हम। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हम उसके अंदर स्त्री की विश्वसनीयता न ख़त्म करें और स्त्री की स्वीकार्यता खत्म ना हो जाए उसमें। देह विमर्श को फिर राजेंद्र यादव ने एक और मोड़ दे दिया। हंस में जब उन्होंने देखा कि हंस पत्रिका का वितरण बहुत कम होता जा रहा है, तो उन्होंने अपनी पत्रिका को संभालने के लिए उन्होंने स्त्री को कहा, एक देह मुक्ति का उन्होंने नारा लगाया। बिल्कुल। उनका स्त्री तो देह तुम्हारी अपनी है,
जैसे चाहो तुम इसका उपयोग करो, जहाँ मर्जी जाओ, और तुम्हें अपनी यौन स्वतंत्रता का और देह स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए, ये होता है जब आपके हाथ में कोई एक नारा पकड़ा देता है या आपके हाथ में एक कोई फार्मूला पकड़ा देता है, तब लिखना बहुत आसान हो जाता है, जो फार्मूलावादी लोग हैं। बिल्कुल। अब आपको पता है कि आप इसमें दो एक स्त्री के आत्मीय प्रसंग डाल दीजिए, देह के प्रसंग डाल दीजिए, तो आपकी रचना तो हिट हो ही जाएगी, सब उसे पढ़ेंगे, उसकी पठनीयता बढ़ जाती है, लेकिन मुझे लगता है उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। तो देह विमर्श जो की ओर जो बढ़ रहे हैं हम, वो एक किस्म का फार्मूला राइटिंग है जी। और उसमें यह है कि कुछ लोगों ने जिन्होंने शुरू किया लिखना, कुछ ने अच्छा भी लिखा, लेकिन बाद में जब उसको रिपीट करने लगे तो वो ऐसे ही हो गया कि एक टेलर एक नाप से के धड़ाधड़ 100 कपड़े निकाल दे, इस तरह का हो गया। बिल्कुल। अब 100 कहानियाँ निकल आई देह विमर्श की, और उसमें भी स्त्रियों ने बहुत लिखा, पुरुषों ने कम लिखा, स्त्रियों ने ज़्यादा लिखा, क्योंकि वो स्त्री होने का एक फ़ायदा भी मिलता है आपको, क्योंकि आप अच्छी तरह से जीवन की गोपनीयता को जान चुके हैं। वो पुरुष को भी है, लेकिन पुरुष फिर भी मुझे लगता है कि लिखने के समय थोड़ा सा संतुलित रहता है। स्त्रियों ने इसको ले उड़ी वो इस बात को, और उन्होंने देखा कि वो लगातार छप रही हैं, उनके लिए छपने की कोई कमी नहीं हुई जी। और धीरे धीरे स्त्री विमर्श एक आइटम डांस जैसा हो गया। बिल्कुल। आइटम सॉन्ग, आइटम डांस, कि आप हर मैगजीन में दो एक स्त्रियों की कहानियाँ डाल दी, इसलिए कि चलो थोड़ा सा इसमें चटपटापन आएगा। बिल्कुल। दैट वाज रॉन्ग। स्त्री विमर्श आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि स्त्री अभी आज़ादी हुई है, लेकिन देखिए आज तो बहुत पेचीदा हो गया स्त्री विमर्श। आज स्त्री के सामने क्या है, केवल यौन हिंसा नहीं है, घरेलू हिंसा भी है। बिल्कुल। अनरिपोर्टेड क्राइम, जो घरेलू हिंसा है, उसकी तो कहीं FIR दर्ज नहीं होती है, और वो बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में तो और बढ़ गई है। बिल्कुल। क्योंकि हम हर समय आप साथ रहते हैं, हर समय टकराते हैं। बिल्कुल। ये बात है। मुझे लगता है देह विमर्श वाली बात जो है बड़ी पेचीदा है, और इसको बहुत संभल के इस्तेमाल करना चाहिए, और एक नए स्त्री विमर्श की अब ज़रूरत आ गई है। बिल्कुल। लेकिन जो बात आपने कही कि महादेवी और सुभद्रा ने जो बात कही थी, उस बात को याद करने की ज़रूरत है, तभी एक अच्छी दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। ममता जी, एक बात बताइए, आप सोशल मीडिया पे भी खूब एक्टिव रहती हैं, वहाँ भी एक लेखन हो रहा है, आपकी भी बहुत सारी पुस्तकों की समीक्षा खूब वहाँ पर पढ़ने देखने को मिलती है। किस तरह से देखती हैं सोशल मीडिया को और वहाँ के लेखन को? देखिए, ये देखा जाए तो अभिव्यक्ति की दुनिया में एक बहुत बड़ा कदम है सोशल मीडिया, और मैं इसको बुरा नहीं समझती जी। मैं मानती हूँ कि ये एक वक्त का दबाव था, इसको होना था। पत्रिकाओं में आखिर कितने प्रतिशत लोग छप सकते हैं, किताबें कितने लोगों की आखिर प्रकाशित होती हैं, और डिजिटल जो क्रांति हुई है, और जो हमारे हाथ में बिल गेट्स ने इतनी बड़ी एक संपदा और स्टीव जॉब्स ने इतनी बड़ी संपदा हमें पकड़ा दी है जी। अब इसका हमें उपयोग करना था। बिल्कुल। वो ठीक है, थोड़ा बहुत दुरुपयोग होता है, वो हर माध्यम का होता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो ऑडियो मीडिया हो, हर माध्यम का थोड़ा बहुत दुरुपयोग तो हो ही जाता है। सोशल मीडिया में ठीक है, अगर आज थोड़े बहुत नेगेटिव तत्व आए हैं, आप उनको एक बार छोड़ दें, क्योंकि कई बार होता है कई पोस्ट हम लोग नहीं पढ़ते हैं जी। लगता है कि ठीक है हमारे लायक नहीं है, हम इसके लायक नहीं है, और ये हमारे लायक नहीं है। लेकिन अदरवाइज सोशल मीडिया आपको अपनी बात कहने के लिए और तुरंत कहने के लिए और उस पर तुरंत प्रतिक्रिया पाने के लिए सर्वोत्तम माध्यम है, मैं ये मानती हूँ। और कितनी अच्छी बात है कि आप स्वयं अपने प्रकाशक हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, और आपको कमेंट्स के रूप में अपने दोस्तों की, दुश्मनों की, अजनबियों की सबकी प्रतिक्रिया मिल रही है, खूब मिल रही है। तो मैं ये मानती हूँ कि सोशल मीडिया तो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, हम उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, हम उसको कहाँ ले जाते हैं। आज राज कुंद्रा के ऊपर पोर्नोग्राफिक मैटर बनाने का मुकदमा शुरू होने जा रहा है, तो जाहिर है कि जो उसका जो इस्तेमाल करेगा, या OTT में कई बार आ जाती हैं ऐसी चीज़ें, तो आप समझे कि अगर आपने उसका इस्तेमाल कोई गलत उद्देश्य से, मकसद से किया है, तो जाहिर है कि वो एक क्राइसिस पैदा करता है, थोड़ा सा संकट।
पर इसमें यही है कि देखने वाले का और सुनने वाले का अपना विवेक होना चाहिए हर चीज़ के लिए। बिल्कुल। और वो बहुत ज़रूरी है। वो प्रिंट मीडिया जब था तब भी न जाने कितनी किताबें थी जो पीली पन्नी से बंद होके और बिकती थी स्टेपलर लगा के। बिल्कुल। और आज तो हम लोग की किताब भी स्टेपलर लगा के बिकने लगी। जी। देखिए कितनी फर्क आ गई, क्योंकि हमारी किताब में कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बदलती जाती धीरे धीरे। बहुत ये कॉमन सी चीज़ है। इन दिनों क्या कुछ नया लिख रही हैं अपने पाठकों के लिए, इस पे कुछ कहना चाहें? विशाल की मैंने रवि कथा लिखी जी। इसे लिखने में काफ़ी समय लगा मुझे, 2 साल लग गए इसको लिखने में, और मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी। मैंने कहा जो बात याद आती गई मैं लिखती गई। अब जब ये किताब के रूप में छप गई है और मेरी जो आदत है एक बार में लिखती हूँ मैं दौर में, उसको पलट के नहीं पढ़ती कभी मैंने क्या लिखा है। बस ये मेरा टेक्निक है, ये मैं इसके सिवा और कोई तरीका नहीं जानती लिखने का। तो जब मैं ये लिख चुकी हूँ तो मुझे लगता है कितनी बातें रह गई लिखने की, वो तो मैंने लिखी नहीं। तो अब मैं शेष कथा लिख रही हूँ। शेष कथा? हाँ, तो शेष कथा लिखने का मेरा इरादा ये है कि जो जो बातें इसमें छूट गई, ख़ास तौर से परिवार के बारे में और परिवेश के बारे में हम लोगों के, और रवि के भी बारे में, और मेरे संकट तो इसमें बहुत कम आए हैं, सब रवि के ही संकट है सारे जी। वो सब मैं चाहती हूँ कि लिखना। तो मैं शेष कथा लिख रही हूँ, खरा में लिख रही हूँ। 2-3 अंश उसके छप चुके हैं और मुझे कोई जल्दी नहीं, लेकिन मैं वो लिख रही हूँ। और एक उपन्यास लिख रही हूँ मैंने आपको बताया मैं 2 रचना लिखती हूँ हमेशा एक साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मुझे आता ही नहीं एक रचना लिखना, और मैं जब एक से बोर होने लगती हूँ तो मैं दूसरी शुरू कर देती हूँ। तो आदमी का जायका बदल जाता है जी, है लिखने का, कलम का जायका बदल जाता है। बिल्कुल। और मुझे अच्छा लगता है इस तरह का काम करना मुझे अच्छा लगता है। और अपना भी मनोरंजन इससे बना रहता है। मनोरंजन बना रहता है क्योंकि मैं अकेली हूँ और मैं क्या करूँगी, सारा दिन लिखना और पढ़ना, 2 ही काम है मेरे। इन्हीं से उद्वेलित भी हो लेती हूँ, इन्हीं से मैं आंदोलित भी हो लेती हूँ। कुछ प्रश्न हैं आपके लिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो रैपिड फायर की तरह होंगे, आप तुरंत उसके जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न, कौन सा लेखक आपके लिए प्रेरणा बना लेखन का? मुक्तिबोध और जैनेन्द्र कुमार। इस दौर में आपका प्रिय लेखक किसी एक का नाम बताइए। अखिलेश। लेखन के अलावा क्या पसंद करती हैं? मुझे फिल्म देखना पसंद है, चाट खाना पसंद है, शॉपिंग करना पसंद है। कई शहरों में रहना हुआ, सबसे प्रिय शहर? मुंबई। जीवन का कटु सत्य किसे मानती हैं? कटु सत्य तो वो है जो परिस्थितियाँ आप नहीं चाहते उनमें रहना पड़े, वो जीवन का कटु सत्य है। आपकी अपनी कोई एक कमी? बहुत कमियां हैं, एक से कैसे पूरा पड़ेगा इतनी कमियां हैं। एक कमी शायद पेशेंस की कमी है मेरे अंदर। आपकी अपनी कोई एक खूबी? खूबी है कि सबको टॉलरेट कर रही हूँ। ममता जी, इस रचना संसार में जो एक बड़ा रचना संसार बुना और आज तक लगातार लिख रही हैं, आज के पाठकों को भी और युवा लेखकों को भी हमारे मन से कोई संदेश देना चाहें? हाँ, देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे युवा लेखक इस समय लिख रहे हैं और कई उम्र के लोग, कई पीढ़ियों के लोग लिख रहे हैं। उनमें जो युवा हैं उनकी ऊर्जा से मैं बहुत प्रभावित होती हूँ और अच्छा लगता है मुझे कि हमारे समय में शायद इतने नहीं लिखते थे। आज युवा पीढ़ी के लड़के लड़कियाँ पूरे समय के लेखक बन रहे हैं और वो केवल लेखन से जीविका कमा रहे हैं। भले वो वेबसाइट्स के लिए लिख रहे हैं या वेब सीरीज़ के लिए लिख रहे हैं, लेकिन वो सब लिखकर और प्रसिद्ध भी हो रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। और हमारे ज़माने में ये था कि लेखन से कोई पैसे वैसे तब भी नहीं मिलते थे, अब भी नहीं मिलते, ये हालत है। तो बहुत से युवा लेखक हैं जो कि बहुत अच्छा लिख रहे हैं और उनके अंदर विविधता बहुत है, वो कैसे उसमें चोवर कर लेते हैं एक से दूसरी माध्यम में। तो युवाओं में मैं ये कहूँगी, अब युवा आप क्या कहते हैं, युवा शब्द बहुत ब्रॉड हो गया है धीरे धीरे। हमारे समय में 30 साल के होने के बाद आपको युवा नहीं कहते थे और फिर गलतियाँ करने का अधिकार खत्म हो जाता था लेखक का। आज 60 साल की उम्र तक युवा माने जाते हैं। तो अगर हम 60 साल की उम्र को युवा का अंतिम पड़ाव माने, युवता का, तो ये मैं कहूँगी कि मुझे
अखिलेश, वंदना राग, पंकज मित्र, मनोज पांडे, चंदन पांडे, मीनाक्षी सिंह, गीताश्री, गीतांजलि श्री, वाजदा खान, रोहिणी अग्रवाल, अशोक कुमार पांडे, प्रभात रंजन, अल्पना मिश्र बहुत अच्छी लिखती हैं। और ये सब मुझे मेरे प्रिय लेखक के लिए कोई संदेश हमारे मन से? हाँ, मैं यही कहूँगी कि ये सब बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लिखते रहें, लगातार लिखते रहें। और जो एकदम युवा लिख रहे हैं, जो अभी अपनी कलम मांझ रहे हैं, उन्हें कम से कम इतना कर लेना चाहिए कि ज़्यादा समय वेस्ट ना करें, लेकिन 2-4 मास्टर्स को ज़रूर पढ़ लें वो जी। क्योंकि उससे ये हो जाता है, हमें ये पता रहता है कि यहाँ तक का तो लेखन हो चुका है, अब उस लेखन में अपना समय नष्ट ना करें। वो बातें आपसे बेहतर तरीके से कही जा चुकी हैं। अब आप नए नए विषय उठाइए और नए तरीके से लिखिए, क्योंकि नई पद्धति का हमेशा स्वागत होता है जी। और उनको प्रसिद्ध होने की जल्दी ना करें, सिद्ध होने की जल्दी करें। बिल्कुल। अभी हालत ये हो रही है थोड़ी सोशल मीडिया के कारण कि लोग रातों रात प्रसिद्ध होना चाहते हैं, और जो बेकली होती है, जो सारा दिन अपनी किताबें भेजते हैं, आप मेरा ये पढ़िए, मेरे लिए पोस्ट लगाइए, और दूसरों पे इतना प्रेशर डालते हैं, उसको छोड़ दें, क्योंकि वक्त अपने आप उनको उस मंच पर ले आएगा। बिल्कुल। इसके लिए बहुत ज़्यादा सिजेरियन ऑपरेशन नहीं करना चाहिए उनको, रचनाओं का अपनी। बिल्कुल। लेकिन लिखते रहें, प्रयोग करते रहें, और कभी भी ये ना सोचें कि जैसा उसने लिखा वैसा हमें लिखना, टक्कर में नहीं, उससे आगे लिखें, एक कदम आगे बढ़े उससे, मैं ये चाहती हूँ। हमारी आज की मेहमान हैं ममता कालिया जी। ममता कालिया जी ने अपने रचना संसार पे तो बात की ही, जीवन में आए संघर्ष और किस तरह की मेहनत से क्या पाया उस पर भी बात की। ममता जी कहती हैं कि आज के लेखकों को गंभीर होना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है, और तुरंत प्रसिद्धि के लिए कोई भी शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आज चकाचक एक्सप्रेस में आप सबके साथ जुड़ने में, और आपके श्रोताओं से और दर्शकों से बात करने में। और मैं यही चाहूँगी कि ये क्रम बातचीत का कभी टूटे ना, और आप नए नए लेखकों को अपने दर्शकों से परिचित कराते रहे। नमस्कार।